इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है 5.22, अ मोनो एनर्जेटिक 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.0 गॉस, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है 0.04 गॉस आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन। ओके यस, तो दैट मीन्स दे आर सेइंग कि अगर आपकी कोई इनिशियल डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन बीम की, इलेक्ट्रॉन गन बना दिया है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम बहुत हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं टू अ पॉइंटेड एंड कंडक्टर पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लीक करते हैं, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन बीम। तो जनरली कैसे बनती है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कुछ कॉइल्स ले लेते हैं और यहाँ मैं बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो वोल्टेज प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लीक करना शुरू करते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन्स तो सारी डायरेक्शन में निकलेंगे, तो उसे करने के लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स रख देते हैं जो कि उसको कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ एक बीम की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दे, यानी कि वो बैरियर बन जाए। 2 लेयर्स में बैरियर बना दें या एक लेयर में बैरियर बना दें। सपोज हमने इस तरीके का एक बैरियर बना दिया और यहाँ से बीम जो है इलेक्ट्रॉन इधर और इधर स्प्रेड होने की बजाय जो इधर उधर जा रहे थे वो रुक जाएंगे, सिर्फ एक पॉइंटेड बीम जो है वो ट्रेवल करके निकलेगी। तो ये बीम जा रही थी इनिशियली किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसके ऊपर आपने एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, लेकिन नॉर्मली। तो अगर फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगा दी, लेट मी कंसीडर कि बी आपकी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में जा रहे थे। अब ये दोनों डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन बीम एक सर्कुलर लूप कवर करेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है, ये क्या मांगता है। एस्टिमेट द अप और डाउन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, तो कहते हैं कि बीम जब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर करने के बाद इसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, एक्स दे रखा है आपको, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, कि 30 सेंटीमीटर के बाद ये कितना बेंड हो गई होगी। बेंड कैसे हुई होगी कि ये यहाँ पर थी, सपोज मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ से अप्लाई करना शुरू किया, तो इट विल स्टार्ट टेकिंग अ टर्न। तो ये बेंड हो गई, ये कितना बेंड हो गई है वाई डायरेक्शन में, ये हमें बताना है। तो दैट मीन्स हमें ये निकालना है, दिस डिस्टेंस वाई हमें बताना है कि ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आगे जाने के बाद कितना बेंड हो गई है इन अप और डाउन डायरेक्शन। ये भी बहुत ही क्लियर है कि अप और डाउन, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि दोनों ही फील्ड भी हॉरिजॉन्टली लग रही है और आपकी इलेक्ट्रॉन गन भी हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, या तो ये बीम ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ बेंड होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उन्होंने डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की नहीं बताई है, बस सिर्फ ये कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही थी। तो मतलब ये इधर भी हो सकती थी, ये उस साइड भी हो सकती थी। तो ये जो वाई आपका डिस्प्लेसमेंट था वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है और वो नीचे की तरफ भी जा सकता है, दोनों जा सकता है। तो अप एंड डाउन दोनों डिफ्लेक्शन की बात की उसने, कितना वो अप डायरेक्शन में कितना डाउन डायरेक्शन में, दोनों में से जिस भी डायरेक्शन में हो जाएगी वो कितना जाएगी। तो हमें ये वाई निकालना था। तो अगर मैं इसे कंप्लीट सर्कल मान लूँ, ये मान लीजिए ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन ले रहा है, तो इसका कोई ना कोई रेडियस रहा होगा। सो इसका सेंटर हम मान लेते हैं, सर्कल का सेंटर ये था, तो ये डिस्टेंस हमें पता है और ये भी रेडियस ही है। इसको भी कहें तो ये आर है, ये साइड आप कहें तो ये भी आर है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज़ एक्स, और ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है वाई। तो आई थिंक आपको एंगल मतलब डायग्राम थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन अभी हम पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर ये सर्कुलर मोशन ले रही है, तो सर्कुलर मोशन ले रही है, तो सर्कुलर मोशन कब मिलता है, जब सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करती है। और इस वक्त चार्ज पार्टिकल पर भी एक फोर्स एक्ट करती है बिकॉज ऑफ QVB, यानी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो हम इक्वेट करेंगे। तो अगर तो आपके पास आना चाहिए फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कि एज बीम विल टेक सर्कुलर मोशन, देयरफॉर क्या होना चाहिए, mv² बाय r जो है रेडियस, वो QVB, Q यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की बात हो रही तो आप उसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, EVB के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर V एंड V कैंसिल कर देते हैं, बट वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का जिक्र अभी तक कहीं नहीं आया, तो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। अब वो वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रॉन को आपने एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया, यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया है यहाँ पर आपने इस क्या कह सकते हैं गन को या कंडक्टर को, या इस वक्त ये इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर को आपने प्रोवाइड किया है। तो
वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लीक होना शुरू हुए। दैट मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस ने कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा। वो जो वर्क परफॉर्म किया होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी देने में कन्वर्ट हो गया टू द इलेक्ट्रॉन्स। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड v, वेलोसिटी निकालने के लिए अब हम ये कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बिकॉज ऑफ कितना है, वर्क डन की बराबर है, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वर्क डन किसने किया, पोटेंशियल ने किया। वो किसके बराबर होता है, QE। हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो E को इधर ले आई तो EV इज इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। From here we can find the value of velocity which is coming out to be 2ev by m, और वो भी अंडर द रूट हम ले आए। अब ये वैल्यू ऑफ v हम यहाँ बैक टू द इक्वेशन पुट करेंगे सो दैट कि हमें यहाँ से रेडियस मिल जाए, जो रेडियस हमें नहीं दिया हुआ है। सो लेट अस सी कि हम यहाँ पे v की वैल्यू को यहाँ वापस प्लेस करते हैं तो आपके पास बचेगा m, और v की जगह आ गया 2mev बाई अगेन, सॉरी m नहीं है यहाँ पे, 2ev by m आना था। ओके, देन दिस साइड EB, और ये R भी है हमारे पास, दिस वाज R। सो ये रिलेशनशिप आता है, मुझे R को इधर रखना है और बाकी सारे कंपोनेंट्स उधर लेके जाने हैं। तो आप R की वैल्यू अगर आप निकालें तो दिस विल कम आउट टू बी अंडर द रूट 2mev बाई EB, B मैग्नेटिक फील्ड। मैं R को इधर ले गई हूँ, M को अंदर लेके जाएंगे तो m² आ जाएगा, स्क्वायर से एक m कैंसिल है तो एक m ऊपर बचेगा आपके पास। EV तो एज इट इज़ था ही, और नीचे EB डिनोमिनेटर में आ गया, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है। दिस इज़ B फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। अब आप सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लेस कीजिए। आपको पोटेंशियल गिवन है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है, डिस्टेंस तो अभी हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं, मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही होता है। तो हमें जो सारी वैल्यूज़ चाहिए, मैग्नेटिक का मास चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगेन चार्ज चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें गिवन है। व्हेन यू विल प्लेस देम यू विल गेट द आंसर 11.3 मीटर। आई एम नॉट कैलकुलेटेड इट बट देन जस्ट टेकन एन आंसर एंड आपको बता दिया कि आंसर ऐसा आना चाहिए। आगे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें निकालना था y, ये y डिस्टेंस निकालना। तो अगर आपके पास ये टोटल डिस्टेंस r है तो r में से अगर आप ये वाला डिस्टेंस घटा दें, यानी इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट एज a पॉइंट, दिस वन, दिस को कह देते हैं b पॉइंट, b तो बहुत जगह आ रहा है, c कह देते हैं इसको, और ये कहते हैं o। तो AOC हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, तो हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। ये पूरा टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इस पोर्शन को, तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन ऊपर वाला जिसको, जो कि हमें चाहिए, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगा, और ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, y के पैरेलल। तो हमें y निकालना है, तो ये ग्रीन वाला सेक्शन हमें निकालना होगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, योर y इज इक्वल टू AO में से आप CO सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, AO पूरा में से आप CO सब्ट्रैक्ट, AO तो हमें पता है दैट इज़ R रेडियस, लेकिन अब हमें CO नहीं मालूम है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CO क्या है, ये पूरा एक ट्राइंगल ले लीजिए एंड वी कॉल इज एज अ थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज योर x विच इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज विच इज़ योर R। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से बनाऊँ तो एक बार देखिएगा, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, ये आपका c है, ये o है, और ये एंगल थीटा था। तो इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट, यहाँ से इससे यहीं कर लेते हैं हम ये सेक्शन, तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालते हैं। लेट अस फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा इज़ योर x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन r। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है, दैट इज़ योर, या मुझे क्या चाहिए था इस वक्त, आपके पास OC चाहिए था, तो OC की वैल्यू भी निकालते हैं। कॉस की टर्म्स में हम OC की वैल्यू निकालते हैं, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यहीं हम कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, बेस यानी OC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज योर R। तो OC की वैल्यू मेरे पास आ गई R कॉस थीटा, तो यहाँ पुट करें R माइनस R कॉस ऑफ थीटा, ये रिलेशनशिप आ गई, जिसमें से आप R कॉमन ले सकते हो, अंदर बच गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। प्रॉब्लम क्या है कि कॉस ऑफ थीटा को अब हम मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक कन्वर्जन तो हमारे पास सिंपल होता है कि दैट इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन उसके लिए हमें थीटा बाई 2 चाहिए,
वो हमें पता नहीं है कि थीटा बाई 2 है कितना, क्योंकि हमें थीटा ही नहीं मालूम है। हम तो थीटा को सिर्फ एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं। तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे किसी और फॉर्म में, दैट विल बी r इंटू 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा और उसका भी अंडर द रूट। कॉस थीटा को चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने उसको चेंज कर दिया है अंडर द रूट की फॉर्म में लाके। अब यहाँ आप पावर ले जाइए और मैं यूज़ करूँगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर हाफ आ जाती है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, बाइनोमियल भी कितना, सिर्फ एक पावर के लिए, यानी हम लिख देंगे 1 माइनस हाफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख रही हूँ r 1 माइनस 1 एंड माइनस और माइनस आप ओपन, वो बाद में हम ओपन करें, अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। माइनस ऑफ हाफ साइन स्क्वायर थीटा एंड ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। तो ये मैंने इसके लिए ब्रैकेट थी और ये आप बड़ी बाहर वाली ब्रैकेट है, उल्टा लगा दी ब्रैकेट्स का ऑर्डर, नो इशू। बट देन हाफ साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आया है, यानी इस हाफ को हम आगे मल्टीपल में गया है। मैं अभी बाइनोमियल का एक्सपेंशन भी लिख देती हूँ कि फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है। 1 एंड 1 कैंसिल हो जाता है, माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और आपके पास एक्सप्रेशन जो बचेगी फाइनली वो आ जाएगी r बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यू, अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है x बाई आर। एक्स आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, r आप 11.3 कैलकुलेट कर चुके हैं, ये r की वैल्यू और x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हमें गिवन है, वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके आप सिंप्लीफाई करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू ये x बाई आर यहाँ से वो भी यहाँ पे पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। आई एम जस्ट राइटिंग दैट इज कमिंग आउट टू बी सिमिलर टू 4 mm। अब मैं बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिख देती हूँ, जिनको नहीं पता है वो उनको एक बार क्लियर हो जाएगा या भूल गए हैं क्योंकि हम 11th में भी इसे यूज़ कर चुके हैं। अगर आपके पास हो 1 प्लस एक्स रेज पावर n, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आपकी ये टर्म चलती है। ये चीज़ मैंने अभी यहाँ मेरा x क्या है, यहाँ मेरा साइन थीटा है, तो x का स्क्वायर होता नेक्स्ट टर्म में, वो मुझे नहीं रखना था, मुझे बस फर्स्ट ऑर्डर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करते हायर ऑर्डर टर्म में, तो वो और एंगल छोटा 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 होता चला जाता। तो हम उतना नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल में ओपन अप कर रहे हैं। सो सेम जब हमने इसे यहाँ अप्लाई किया है तो x की पावर यहाँ n क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ आगे मल्टीपल में आ गया, जैसे यहाँ x आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा जो है कि मल्टीपल में आपने हाफ रख दिया है, जो हमने यहाँ पे रखा और सॉल्व किया, एंड यू गेट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन 5.23 a sample of paramagnetic salt contains 2 into 10 raised power 24 atomic dipoles. So that means हमें number of dipoles दिए हैं n, 2 into 10 raised power 24। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट, यस हमें डाइपोल मोमेंट भी दे दिया 1.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23 जूल्स टेस्ला इनवर्स, जूल्स पर टेस्ला ही बोल सकते हैं। द सैम्पल इज प्लेस्ड इन अ होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, यस मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.64 टेस्ला एंड इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन। तो हमें ये चारों चीज़ें हमें गिवन है। द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड इन 15%। ओके, तो आपको पता है मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है कि जितने तक बॉडी मैग्नेटाइज हो सकती थी वो हो गई, अब इसके बाद फर्दर मैग्नेटाइज नहीं होगी इवन इफ़ यू इंक्रीज द फील्ड। तो वो कहता है कि आपको फील्ड तो बहुत सारी प्रोवाइडेड होगी, यानी कि इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड 0.64 टेस्ला है, लेकिन उसका सिर्फ 15% ही आपकी सैचुरेशन में यूज़ हो रहा है। अब यहाँ हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम जो मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है फॉर दिस गिवन टेम्परेचर वो क्या होगी। तो टोटल निकालते हैं हम, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करी, इसको मैं m1 कह देती हूँ, दैट इज़ 15% ऑफ योर नंबर ऑफ टर्न्स को हम मैग्नेटिक मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेट निकल के आएगा, मतलब उसका भी 15%, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट थी, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट विल बी नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और उस मैक्सिमम का भी सिर्फ 15%। तो ये टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट यूटिलाइज हो रही है अब फॉर मैग्नेटाइजेशन के लिए। तो मैं अभी इसको कन्वर्ट करते हैं 15% ऑफ दिस इंटू n इंटू m, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 15/100 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 23, n को प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट को प्लेस कर दिया हमने, एंड देन 2 इंटू 10 रेज़ पावर 24।
एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 4.5 जूल टेस्ला इनवर्स। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है। नाउ विल अप्लाई द क्यूरी स्टेटमेंट। क्यूरी स्टेटमेंट कहता है कि m बाई एम इज इक्वल टू, एक्चुअली क्यूरी इज कॉन्स्टेंट इनटू h बाई योर टेम्परेचर। यहाँ पे m जो है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया है। ओके, यहाँ मैं इसे m नहीं बोलती हूँ क्योंकि m को मैं मोमेंट बोल रही हूँ, तो मैं इसे इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते थे I वेक्टर से। सो इंटेंसिटी क्यूरी स्टेटमेंट बोल रही हूँ अभी मैं। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूरी कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो क्यूरी का स्टेटमेंट हमने लिया, लेकिन हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ हमारे पास नेट कितना बचा, वो सिर्फ इतना बचा, 15% यूज़ हो रहा था मैक्सिमम का। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं हम, m को मल्टीप्लाई करते हैं n से तो मैक्सिमम निकलता है, लेकिन उसका भी सैचुरेशन कब आ गया, 15% पे, यानी उससे ज़्यादा मैग्नेटाइज वो नहीं हो रहा है। तो अब इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, ये मोमेंट जो कंज्यूम हो रहा था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बट वॉल्यूम सेम सैंपल ले रहे हो आप, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, क्यूरी कांस्टेंट भी कांस्टेंट है ही। एच को भी चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एच नहीं दिया हुआ, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। तो अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी हुई है, रादर जिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम इस सैंपल को रख रहे थे और वो मैग्नेटाइज हो रहा था, ये वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें दे रहा है। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर हम रिलेशन में लाएं तो बी किसके बराबर होता था, म्यू, आपके पास म्यू नॉट एन आई के बराबर होता था। आई होती थी जो करंट लेते थे, लेकिन एन आई को हम बोलते थे म्यू नॉट एच। तो यानी एच यहाँ से निकल आएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट। तो एच की जगह मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं इस रिलेशनशिप को, तो एम बाय वी। अब एम हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, वो भी ये वाली बची हुई मैग्नेटिक मोमेंट है, एम बाय वी इज इक्वल टू सी। एच की जगह मैं पुट कर रही हूँ बी, और डिनोमिनेटर में आएगा म्यू नॉट इंटू टी। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया है। अब इस रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन हुआ हो ना, तो मैं एक बार फिर से क्यूरी स्टेटमेंट लिखती हूँ। क्यूरी स्टेटमेंट क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्यूरी कांस्टेंट आता है। तो हमने क्यूरी कांस्टेंट लिखा, लेकिन ना तो इन्होंने आई दिया हुआ था, इन्होंने मोमेंट दे रखा था, तो मुझे पहले आई को कन्वर्ट करना पड़ा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में, जो कि फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। और एच यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी चेंज करना पड़ा, जो कि इस रिलेशनशिप से चेंज हुआ है। म्यू नॉट एच को हम बोलते हैं बी के इक्वल, तो यहाँ से बी बाय म्यू नॉट पुट कर दिया, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है। दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के बोल देते हैं। अब ये सारे कांस्टेंट्स को मिला के एक न्यू कांस्टेंट बना लिया, के बी बाई टी। तो अगर मैं m1 निकाल दूँ, दिस विल बी इक्वल टू b1 बाई t1, क्योंकि टेम्परेचर भी उन्होंने दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये टेम्परेचर दे रखा है। लेकिन दूसरे केस में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल फॉर मैग्नेटिक फील्ड दिस एंड टेम्परेचर दिस, यानी कि b2 एंड t2 भी दिया हुआ है। तो अगर आप m2 निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू k b2 एंड t ऑफ 2। कांस्टेंट तो सेम है, सो यू सिंपली टेक द रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो हमारे पास रिलेशनशिप फॉर्मूला आ जाएगा m2 बाई m1। दिस इम्प्लाइज m2 एंड m1 इज इक्वल टू b2 बाई b ऑफ 1 इंटू t1 बाई t ऑफ 2। नाउ आपको b2 फाइंड आउट करनी है, इस सॉरी नहीं, b2 तो हमें दे रखी है, b2 भी दे रखी है, b1 भी दे रखी है, t1 भी दे रखा है, t2 भी दे रखा है, m1 भी दे रखा है। ये m1 हमारा कैलकुलेट करके यहाँ निकल आया था, तो मुझे ये यूज़ करना है। ये गिवन है आपको, ये भी गिवन है, t1 भी t2 भी, ये b2 भी एंड b1 सॉरी b2 दे रखा है एंड टेम्परेचर t2। सो ये सारी वैल्यूज़, अंडरलाइन वैल्यूज़ आप यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट फॉर m ऑफ 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 7.9 जूल टेस्ला इनवर्स। सो वो आपके पास 7.9 जूल टेस्ला इनवर्स एज एन आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रोलैंड रिंग ऑफ मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दे रखा है रिंग का 15 सेंटीमीटर, हैज़ नंबर ऑफ टर्न 3500, ये टर्न्स दे रखी है, रेडियस दे रखा है।
एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ म्यू आर आपको गिवन है 800. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द कोर ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट, कोर फॉर मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ इतना, में करंट भी आपको गिवन है 1.2 एम्पियर. सो सिंपल है. रोलैंड रिंग दे रखी है ऑफ मीन रेडियाई 15 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 3500, वाउंड वायर वाउंड ऑन द फेरोमैग्नेटिक कोर. कोर कैसी है? फेरोमैग्नेटिक. अगर आपका मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है दैट मीन्स ऑल द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज विल प्रेफर टू पास थ्रू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. सो इसका मतलब जितनी भी फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी वो इसको मैग्नेटाइज करेंगी. दूसरा परमिएबिलिटी गिवन है. और रोलैंड रिंग क्या होता है? दिस इज द रिंग मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, और उसके अराउंड हम क्या करते हैं? वायर रैप कर देते हैं, जिसमें कोर आपकी फेरोमैग्नेटिक है. तो आप एक तरीके से टॉराइड बन गया. तो यहाँ पर आपने कोर को रैप कर दिया है, जिसमें कोर आपकी ये पूरा रिंग का फ्रेम था, उस रिंग के अंदर जो होलो रिंग थी टाइप, उसके अंदर आपने फेरोमैग्नेटिक कोर की बनी हुई है. वो मटेरियल जो था रिंग का मैग्नेटिक मटेरियल वो कैसा है? वो फेरोमैग्नेटिक है, और उसके ऊपर आपने वायर रैप कर दिया. सो इफ़ यू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस टॉराइड, वो होता है म्यू एन आई. म्यू नॉट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एयर फील्ड नहीं है, वो कोर की बात कर रहा है, उसमें फेरोमैग्नेटिक कोर फील्ड है, तो फेरोमैग्नेटिक का ही परमिएबिलिटी लेना पड़ेगा. तो म्यू एन आई, लेकिन एन क्या है? एन है आपकी नंबर ऑफ टर्न्स फॉर दिस होल सर्कमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा. और म्यू क्या है? बिकॉज ऑफ दिस एंड रिलेटिव दिया है आपको, तो यहाँ से आप म्यू नॉट भी निकाल सकते हैं. तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर प्लेस कर देते हैं यहाँ से रिलेटिव. एन की जगह हम कैपिटल एन बाई 2 पाई आर पुट करते हैं, एंड आई आपकी करंट है. सो अब हमारे पास सब कुछ आ गया. ये स्मॉल एन जो था ये मैंने पुट करना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन लेंथ कितनी है? सर्कमफ्रेंस वो इतने के बराबर है. और यहाँ पर म्यू आर हमारे पास होता है, फॉर्मूला होता है म्यू बाई म्यू ऑफ नॉट. मुझे म्यू चाहिए था, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये सब हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज़, जो भी आपको वैल्यूज़ इसमें पता है, इट कम्स आउट टू बी 4.48 टेस्ला. मेजर जो पर्पस होता है क्वेश्चन को समझाने का, ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं. मेन पर्पस होता है कि हमने यहाँ फॉर्मूलेज कहाँ से स्विच किए और क्यों स्विच किए. तो क्यों किया? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक कोर की बात हो रही थी, तो आप एयर परमिएबिलिटी नहीं ले सकते, म्यू नॉट नहीं ले सकते थे, या वैक्यूम की परमिएबिलिटी नहीं ले सकते थे. रोलैंड रिंग का मतलब ये है कि एक मेटल की बनी हुई है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है. रेडियस गिवन है और यहाँ रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन था, तो वो भी हमने चेंज कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का. द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू एस एंड म्यू एल एसोसिएटेड विद द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल रिस्पेक्टिवली ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रिडिक्टेड बाय द क्वांटम थ्योरी. ओके, वैसे एक्चुअली क्वेश्चन रेलिवेंट तो नहीं है उतना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक अजम्पशन सा दिया हुआ है. क्वांटम थ्योरी अभी आपने नहीं पढ़ी है. अप टिल नाउ वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट द क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, क्वांटम फिजिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो आप अगले चैप्टर ड्यूअल नेचर जब स्टार्ट होता है, ऑप्टिक्स भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगी डिटेल्ड फिजिक्स जो कह सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स जिसको बोल देते हैं. तो यहाँ हमारा उसका कोई लेना देना नहीं. ये तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रूफ है, यानी कि म्यू एस या म्यू एल में से आप किसको बाय टेकिंग द क्लासिकल थ्योरी प्रूव कर सकते हैं. तो ये रिलेशनशिप हम निकाल चुके हैं. ये म्यू एल जो है वो आपने E बाय 2m और एंगुलर मोमेंटम L के टर्म्स में निकाला था, जिसमें म्यू एल बाय एल को हम क्या बोल रहे थे? बॉर मैग्नेटॉन बोल रहे थे. सॉरी, म्यू एल को बॉर मैग्नेटॉन बोल रहे थे, बट द रेशो वाज गायरोमैग्नेटिक रेशो. सो ये जो रेशो था, ये हमने इसका डेरिवेशन हमने बाकायदा प्रूव किया है, और ये हमने यूजिंग क्लासिकल थ्योरी किया. क्लासिकल थ्योरी का मतलब यहाँ पे क्या है? मटेरियल चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं. तो हम बार मैग्नेट को यूज़ कर रहे थे. हमने कहा बार मैग्नेट के अंदर एटम रहा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए मटीरियल थिंग, तो उसको हमने रिवॉल्व अराउंड कराया, कोई एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ होगा, उसको हमने कंपेयर किया विद द करंट. ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिए जो कि क्लासिकल में कवर होते हैं. क्वांटम का हमने कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लिया था, और क्वांटम को यूज़ करके हम इसे प्रूव नहीं, इसे क्वांटम में भी प्रूव करते हैं वैसे, लेकिन इसको नहीं हम क्लासिकल लेकर प्रूव कर सकते. यानी म्यू एस जो है इज इक्वल टू E बाय m, और ये स्पिन क्वांटम नंबर जो हम लेकर चलते हैं, ये हम क्लासिकल थ्योरी से प्रूव नहीं कर सकते. इसके लिए सिर्फ क्वांटम थ्योरी ही है. तो क्वांटम थ्योरी ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है आपको. तो ये जो चीज़ है ये हम क्लासिकल थ्योरी से नहीं प्रूव कर पाएंगे. तो यहाँ सिर्फ ये पूछ रहा है विच ऑफ दीज रिलेशन इज़ इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट एक्सेप्टेड क्लासिकली. तो कौन सा
जो क्लासिकली फॉर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो कौन सा रिजल्ट है, तो वो तो ये वाला है, ये वाला नहीं हो सकता।